हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया हो गई और बस तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो तो मैं भी जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट लाता रहूंगा। सो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेमी वेल का नाम सुनते ही वेलकरी को याद करते हुए मन ही मन कह रही होती है, रेमी शांत हो जाओ। लास्ट टाइम उसकी आंट पर अक्यूज लगाया था और इससे चीजें और ज्यादा बदतर हो गई थी। तो इतना सोचने के बाद रेमी आर्लो के पास बैठ रही होती है। अब आगे हम देखते हैं कि आर्लो कह रहा होता है, मेरी आंट ने इमीडिएटली सैरा को कैप्चर करने की कोशिश की और उसे ट्रैप करने का क्रेडिट मुझे दिया। साथ ही वो कहती है कि ये मेरी सेफ्टी के लिए था, लेकिन तो रेमी कह रही थी लेकिन क्या आर्लो। फिर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है लेकिन ये ऐसा नहीं था। वो काइंड आंट जिसे मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ वो सडनली मुझे काफी ज्यादा कठोर लग रही थी। मैंने पहले कभी उनके ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देखे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सैरा की बात सुनने की कोई परवाह नहीं है। वो तो बस कैसे भी उसे खत्म करना चाहती थी। और इसके साथ सडनली आर्लो को रेमी की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर रेमी आर्लो से कह रही थी तुम्हारी आंट ने रे को मारा है और वो एम्बर का पार्ट है। तो ये याद करने के बाद आर्लो रेमी से कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है और मैं सभी पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर रेमी कह रही होती है क्या तुम्हें यकीन है, क्योंकि तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम काफी दिन से सोए नहीं हो। आर्लो कह रहा होता है अरे ये छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कैसी हो, तुम अभी भी एम्बर के साथ फाइट नहीं कर रही हो है ना। तो रेमी कह रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ब्यूरो हमारे पीछे आ रहा है। फिर आर्लो कह रहा होता है मुझे तुम्हारी सेफ्टी की काफी ज्यादा चिंता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा एंड भी तुम्हारे भाई जैसा हो। तो रेमी कह रही होती है ऐसा नहीं होगा, अभी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी। तो ये सुनकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है पिंकी मैंने सच में तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इस पूरे टाइम में तुम हम सभी से सबसे ज्यादा डिसाइसिव रही हो। तुमने सेफ हाउस शुरू किया, स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज किया और अब एम्बर के बारे में जवाब सर्च करने के लिए तुम एक विजिलेंटी बन गई। तुमने अभी तक जो भी चाहा है तुम इसके पीछे जाने से बिल्कुल भी नहीं डरी हो, जबकि मुझे देखो। इसके बाद रेमी कह रही होती आर्लो आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो आर्लो कह रहा होता है मेरी आंट वेल मुझे देख रही है, इसलिए मैं यहाँ से आगे और कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये ऑफर कर सकता हूँ कि प्रिंसिपल के मन में अथॉरिटीज के अगेंस्ट काफी लंबे टाइम से नाराजगी है, इसलिए वो अपने स्टूडेंट्स के पीछे अथॉरिटीज को आने के लिए मना कर रहे हैं। फिर रेमी कह रही होती है प्रिंसिपल हमारी साइड है। तो आर्लो कह रहा होता है तुम आइसिन और ब्लैक फिलहाल के लिए सेफ हो, मेरी बॉस वो काफी ज्यादा केपेबल है और कुछ टाइम बाद ही वो उन्हें सीट से हटा देगी और इसलिए तुम्हारे पास लगभग 1 वीक का टाइम होगा। इसलिए कुछ होने से पहले तुम लोग एक प्लान बनाओ और अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढ लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेमी हॉलवे में होती है। साथ ही वो मन ही मन कह रही होती है आर्लो हमारे बारे में ब्यूरो की सोच बदलने में एबल नहीं था और ये एक्सपोजन रीएडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेशन सिचुएशन और ज्यादा भयानक होती जा रही है, इसलिए हमें अपना बेस कहीं और बनाना होगा। तो रेमी इतना सब सोच ही रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ग्रेसन का हाउस दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि आइसन ब्लाइक और रेमी वो तीनों वहाँ होते हैं और ग्रेसन उन तीनों से कह रहा होता है आगे तुम लोग क्या सोच रहे हो, मेरे पेरेंट्स एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं और ये उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में से एक है जिसमें 4 बेडरूम और 3 बाथरूम है। साथ ही इसका मॉडेस्ट 2800 स्क्वायर फीट है और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, लेकिन ये हमारे इकट्ठा होने और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काफी अच्छी एक टेम्परेरी प्लेस है। खैर वैसे मैं तुम लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे जो ड्रॉम है वो काफी ज्यादा छोटे हैं। तो ये सब सुनकर ब्लैक रेमी से धीमी आवाज में कह रहा होता है इसमें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, ये ऑलमोस्ट मेरे घर जैसा ही है। तो रेमी कह रही होती नहीं ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इसके बाद ग्रेसन आगे कह रहा होता है यहाँ की बालकनी से भी काफी अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन अगर हम प्राइवेट रहने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका यूज ना ही करें। फिर रेमी कह रही होती है ग्रेसन तुम्हारी फैमिली हमें ये प्लेस ऑफर करने के लिए काफी ज्यादा काइंड है, वैसे ग्रेसन ज्यादातर लोग विजिलेंटिज्म के अगेंस्ट है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं? फिर ग्रेसन कह रहा होता है एक्चुअली उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है,
तो ये सुनकर आइसन कह रहा होता है क्या बकवास है, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया। फिर ग्रेसन कह रहा होता है तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने अपनी फैमिली को हर रात बाहर जाने के बारे में बताया हो। तो ब्लैक कह रहा होता है ये सेम नहीं है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ट्रेस पैसिंग के लिए हमें डांटेंगे तो क्या होगा, या इससे भी बुरा विजिलेंटी होने की वजह से उन्होंने हमारी रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा। फिर ग्रेसन कह रहा होता है देखो उन्हें पता नहीं चलेगा, वो लोग बाकी चीजों के बारे में चिंता करने में काफी ज्यादा बिजी हैं। तो ब्लैक कह रहा होता है आखिर तुम इतनी श्योरली कैसे कह सकते हो। साथ ही आइसन कह रहा होता है क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा भी था। इसके बाद रेमी उन दोनों के कान पकड़ते हुए कह रही होती है अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, वो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आखिर तुम इतने ज्यादा रूड क्यों हो रहे हो। तो ब्लैक कह रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। फिर रेमी कह रही होती है खैर हमें भी नहीं पता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम पिकी होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई हमसे कम एक्सपीरियंस्ड है तो हम उसे पकड़ लेंगे, फिर उसे हमारे साथ रख कर सिखाएंगे। वैसे आइसिन क्या तुमने इस पर लॉयल्टी चेक किया है, और ये भी कि वो रियल में इसका पार्ट बनना चाहता है या नहीं। तो आइसिन कह रहा होता है हाँ किया है। फिर रेमी कह रही होती है हमारे लिए काफी अच्छा है, अगर हमें एम्बर के अगेंस्ट खड़ा होना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एसोसिएट की जरूरत है। तो ये सुनकर ग्रेसन मन ही मन कह रहा होता है वो सोचती है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके बाद रेमी आगे कह रही होती है इस सब के लिए तुम्हारा थैंक यू ग्रेसन। तो ये सुनकर ग्रेसन मन ही मन कह रहा होता है हाय मेरी क्वीन। सो ग्रेसन का ऐसा रिएक्शन देखकर ब्लैक और आइसिन दोनों मन ही मन कह रहे होते हैं अरे यार क्या बकवास है। इसके बाद रेमी आगे कह रही होती है अगर तुम ये गारंटी दे सकते हो कि ये प्लेस तुम्हारे मॉम डैड से सीक्रेट है तो ग्रेसन कह रहा होता है वो महीनों में कभी ही आते हैं। फिर रेमी कह रही होती ये परफेक्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें विलियम हाउस दिखाया जाता है और एड्रियन विलियम के घर की तरफ जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है आई होप विलियम ठीक हो, काफी टाइम हो गया है वो शॉप पर भी नहीं आए हैं। तो इतना सोचते हुए एड्रियन जैसी डोर की तरफ देखता है तो डोर ओपन होता है। तो ये देखकर एड्रियन काफी खुश होते हुए डोर ओपन करता है और कह रहा होता है थैंक गॉड विलियम आप वापस आ गए। इसके बाद एड्रियन जैसी कैमरॉन को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आप कौन हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन के फोन में एड्रियन का कॉल आ रहा होता है। तो जॉन कॉल पिक करके कह रहा होता है एड्रियन क्या कोई न्यूज है। तो एड्रियन कह रहा होता है जॉन मैं काम के बाद तुम्हारे घर गया और तुम्हारे घर में एक व्हाइट हेयर वाला डरावना पर्सन था और साथ ही उसके साथ एक लेडी भी थी। खैर मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता तो उसने मुझसे कहा अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर ये सुनकर जॉन कह रहा होता है क्या बकवास है, क्या तुम्हें मेरे डैड के बारे में कुछ पता चला। तो एड्रियन कह रहा होता है जॉन मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विलियम को कुछ हो गया है। इसके बाद हम दोबारा विलियम के हाउस के अंदर कैमरॉन और उस लेडी को देखते हैं और कैमरॉन कह रहा होता है आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो लेडी कह रही होती है कैमरॉन तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो, तुम यहाँ से जाओ और दूसरे कमरे में मेरा वेट करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैमरॉन दूसरे रूम में आ गया होता है और आसपास देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है तो ये है उसका टाइनी वर्क प्लेस, यहाँ कुछ तो स्ट्रेंज जरूर है, कंप्यूटर से सब कुछ वाइप कर दिया गया है, क्या विलियम कुछ छुपाना चाहता है। तो इतना सोचने के बाद कैमरॉन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वो पूरा कमरा स्कैन कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे रूफ में एक बॉक्स दिखाई देता है। फिर वो बॉक्स निकालने के बाद कैमरॉन उस बॉक्स में देखता है तो उसमें काफी सारी पिक्चर्स और एक लेटर रखा होता है। इसके बाद कैमरॉन वो लेटर पढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे ये तो जन का लेटर है। और इसी के साथ हम दोबारा उस लेडी को देखते हैं और वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए पता लगा लेती है कि दो ऑफिसर्स ने विलियम को मार डाला। इसके बाद हम दोबारा कैमरॉन को देखते हैं और वो लेटर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है अथॉरिटीज हमेशा से ही हमारे साथ चालू रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्गर को कभी भी वीक के साथ रहना नहीं चाहिए। जन आखिर तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुमने आँख खाली में अपने आप को फंसा लिया। इसके बाद कैमरॉन को सुनाई देता है कि वो लेडी कैमरॉन को आवाज लगाती है। तो कैमरॉन रूम से बाहर आकर उस लेडी से कह रहा होता है क्या तुम्हें कुछ मिल गया है। तो वो लेडी कह रही होती है जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो मर चुका है, उसे दो लोगों ने मिलकर मारा है जो लास्ट वीक उसके घर में जबरदस्ती घुस आए थे। फिर कैमरॉन कह रहा होता है उन्होंने ये सब काफी अच्छे से कवर किया है। तो वो लेडी कह रही होती है हाँ ऐसा कह सकते हो, पर मैं उसकी लिंगरिंग एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। फिर कैमरॉन कह रहा होता है क्या तुम बता सकती हो कि उसकी बॉडी कहाँ है। फिर स्कारलेट दोबारा से विलियम की एनर्जी फील करने के बाद कह रही होती है मुझे फॉलो करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पास के एक फॉरेस्ट में आ गए होते हैं और स्कारलेट कह रही
होती है उसकी बॉडी यहीं पर है। फिर कैमरून कह रहा होता है हाँ यहाँ का ग्राउंड काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो स्कारलेट कह रही होती है यहीं पर उन लोगों ने उसे दफनाया होगा। इसके बाद कैमरून अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ का ग्राउंड खोद रहा होता है। तो ये देखकर स्कारलेट कह रही होती है आज के लिए तुमने एबिलिटी का एक काफी यूजफुल सेट प्रिपेयर किया है। तो कैमरून कह रहा होता है मुझे पता था कि इस सेट की जरूरत होगी। जब कई दिनों तक विलियम मेरा कॉल नहीं उठा रहा था तो मुझे डाउट हुआ जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता कि वो मर गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को विलियम की डेड बॉडी दिख जाती है और ये देखते हुए कैमरून कह रहा होता है कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो स्कारलेट कह रही होती है अगर तुम चाहो तो मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ, मुझे डेड बॉडी से डील करने की आदत है। फिर कैमरून कह रहा होता है नहीं मैं उसे खोद कर निकाल लूंगा, एटलीस्ट उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये मेरे पास हेल्प के लिए आया था, अगर मैंने जल्दी रिस्पॉन्स किया होता तो अभी ये जिंदा होता। फिर स्कारलेट कह रही होती है जो लोग इस वर्ल्ड में बिना एबिलिटी के पैदा हुए हैं उनकी लाइफ यूजुअली बाकी लोगों से काफी शॉर्ट रही है। तो कैमरून कह रहा होता है हाँ ऐसा ही होता है। साथ ही मनीमन कह रहा होता है जेन के मिसिंग होने और विलियम के मर जाने के बाद उनके बेटे के साथ क्या होगा। तो इतना सोचने के बाद कैमरून जॉन की पिक्चर स्कारलेट को देते हुए कह रहा होता है मैं तुमसे एक और फेवर चाहता हूँ, इस पिक्चर में जो लड़का है क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेल्स्टन प्राइवेट स्कूल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉन क्लास में बैठकर मनीमन कह रहा होता है एक स्कैरी व्हाइट हेयर मैन। आखिर एड्रियन किसके बारे में बात कर रहा था, आखिर वहाँ क्या चल रहा होगा, क्या मुझे प्रिंसिपल से कहकर घर जाने के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। सो जॉनी इतना सोच रहा होता है और तभी अनाउंस होता है कि जॉन प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करो। तो ये सुनने के बाद जॉन अपनी सीट से उठता है और जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है तो वो अपने सामने कैमरून को देखता है। साथ ही कैमरून को देखते हुए मनीमन कह रहा होता है एक स्कैरी व्हाइट हेयर पर्सन, ये तो वही लग रहा है। तो इतना सोचने के बाद जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया। तो प्रिंसिपल वहाँ पर आकर कह रहा होता है जॉन ये पर्सन कह रहा है कि ये तुम्हारे अंकल हैं और वो यहाँ पर तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर करने के लिए आए हैं। फिर ये सुनकर जॉन काफी हैरान होते हुए मनीमन कह रहा होता है क्या अंकल। इसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मैं तुम दोनों को कुछ देर के लिए प्राइवेसी दे देता हूँ और अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो प्रिंसिपल के जाने के बाद जॉन कैमरून से कह रहा होता है अंकल आखिर प्रिंसिपल किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कैमरून कह रहा होता है मेरा नाम कैमरून है, मैं तुम्हारी मॉम का यंगर ब्रदर हूँ, तुम जरूर जॉन होगे, तुम अपनी पिक्चर से काफी ज्यादा यंग दिखते हो। तो जॉन कह रहा होता है अपनी बकवास बंद करो और सीधा पॉइंट पर आओ। फिर कैमरून कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। तो ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है क्या तुमने क्या कहा। फिर कैमरून कह रहा होता है लास्ट वीक 2 ऑफिसर्स ने उन्हें मार दिया। तो जॉन कह रहा होता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या यह किसी तरीके का मजाक है, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सडनली आओगे और कुछ भी बकवास करोगे तो मैं उस पर बिलीव कर लूंगा। और इतना कहने के बाद जॉन कैमरून का कॉलर पकड़ रहा होता है। तो कैमरून जॉन को पीछे पुश करते हुए कह रहा होता है मुझे छुओ मत, देखो जरा तुम कितना बुरा बिहेव कर रहे हो, क्या तुम लोगों से इसी तरह बात करते हो, क्या तुम विलियम के वही बेटे हो जिसे विलियम ने पाला है। तो जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के बारे में बकवास करने की, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो तुम्हारे और मेरी मॉम जैसे नहीं है। फिर कैमरून कह रहा होता है तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम देखो कि तुम अपनी मॉम के बारे में क्या कह रहे हो। तो जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने और मेरे डैड ने लाइफ टाइम स्ट्रगल किया है, वो उस टाइम कहाँ थी, शायद अगर वो हमारे साथ होती तो मैं इतना बुरा बिहेव नहीं करता, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर कैमरून कह रहा होता है तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। और इतना कहकर कैमरून जॉन को पिक्चर्स और लेटर दे देता है। फिर वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे बचपने के साथ डील नहीं करूंगा, सो जब तुम एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह बात करना सीख जाओगे तो मुझे कॉल कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि कैमरून उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर कह रहा होता है ये कितना बेकार है, किसी ने भी आज तक मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तब प्रिंसिपल कैमरून से कह रहा होता है बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्या तुम ये सोच नहीं सकते हो कि जॉन अभी कैसा फील कर रहा होगा, उसने अपने डैड के मरने की न्यूज किसी ऐसे रिलेटिव से सुन रहा है जिसे उसने आज तक नहीं देखा। फिर कैमरून कह रहा होता है मैं उसकी फीलिंग के बारे में सोचूंगा एक बार जब वो अपनी एज के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दे।
इतना कहकर कैमरन वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जॉन के पास आता है और देखता है कि जॉन कांप रहा होता है। तो ये देखकर प्रिंसिपल जॉन से कह रहा होता है, जॉन क्या तुम ठीक हो? तो जॉन कह रहा होता है, मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है, तुम जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने रूम में बैठा होता है, साथ ही उसके हाथ में अनऑर्डिनरी होती है और जॉन उसे देखकर रोते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर उन कॉप्स ने उन्हें क्यों मारा होगा? क्या सिर्फ इसलिए कि ये बुक दोबारा सामने आ गई? क्या अथॉरिटीज इतने डेस्परेट हो गए कि उन्हें किसी ऐसे पर्सन को टारगेट बनाना पड़ा जो पूरी तरह से पावरलेस है? डैड, आखिर आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और वो भी बिना गुड बाय कहे हुए? आखिर मैं कौन हूँ? आपके बिना मैं क्या करूँगा? और वैसे अंकल ने आखिर मुझे क्या दिया? सो इतना सोचने के बाद जॉन उस लेटर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये तो मेरी मॉम का लेटर है। तो ये देखने के बाद जॉन लेटर को वापस फेंक देता है। फिर जॉन को कैमरन की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। तो ये सोचने के बाद जॉन उस लेटर को वापस उठाता है और पढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उन्होंने हमें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हम उनके लायक नहीं थे, वो तो हमें अथॉरिटी से बचाने के लिए चली गई थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि डैड ने जानबूझकर अनटाइटल रिलीज किया। वो मॉम को हमसे दूर ले जाने के लिए पलटवार करना चाहते थे और अब वो दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इतना सोचते हुए जॉन और ज्यादा रोने लगता है, साथ ही मन कह रहा होता है, मेरा क्या होगा आप दोनों के जाने के बाद? आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें डैरेन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैरेन जैसी अपने रूम की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे अपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड में सारा और लीला का वांटेड पोस्टर दिखता है। तो ये देखने के बाद डैरेन उस पोस्टर को निकालता है और फाड़ देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक लेडी छुप कर ये सब देख लेती है और सीधा कॉप्स को कॉल करके कह रही होती है, मैं कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरी बिल्डिंग में एक पर्सन है जो वांटेड पोस्टर को फाड़ रहा है। इसके बाद हम लीला और सैरा को देखते हैं और लीला सैरा का फीवर चेक करने के बाद कह रही होती है, सैरा तुम्हारा फीवर अभी भी कम नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करना। जैसे ही तुम्हारे चैनल ओपन हो जाएंगे तुम इन हाई लेवल फाइट में इन्वॉल्व हो सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी एक साथ लो होने वाले सारे औरों को हैंडल नहीं कर सकता है। तो सैरा कह रही होती इसकी शुरुआत वेल ने की थी। फिर लीला कह रही थी, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, तुम बिना फाइट के वहाँ से निकल सकती थी। तो सैरा कह रही होती है इसमें मजा थोड़ी आता। वैसे भी उसका फेस पंच मारने लायक लग रहा था, जैसे वो कह रही हो मुझे पंच मारो। वैसे हो सकता है कि मैं उतनी अच्छी दिख नहीं रही हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर के ट्रीटमेंट के साथ ऑलमोस्ट इस टाइम तक यूजुअली मेरे चैनल क्लोज हो जाते थे। फिर लीला कह रही होती और अब क्या? तो सैरा कह रही होती अभी तक मेरा चैनल ओपन है। फिर लीला कह रही होती इसका मतलब तो यह है कि वो काम कर गया। और इतना कहने के बाद लीला सैरा को हक कर लेती है, साथ ही कह रही होती सैरा ये तो इनक्रेडिबल है, तुमने ये कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डैरेन कुकिंग कर रहा होता है और तभी उसे डोर नॉक करने की आवाज आती है। फिर डैरेन जैसी जाकर डोर ओपन करता है तो वो अपने सामने दो ऑफिसर को देखता है और उनमें से एक ऑफिसर कह रही होती है, हम ब्यूरो के ऑफिसर फ्लोर और ऑर्सन हैं। हमें आपके नेबर ने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट की है, इसलिए अगर आप एक साइड हो जाएं तो हम अंदर आकर सब कुछ चेक करना चाहते हैं। तो डैरेन कह रहा होता है तुम वारंट के साथ वापस आओ और फिर तुम्हारा यहाँ स्वागत है। फिर ऑर्सन कह रहा होता है सर हमारे पास पहले से ही वारंट है। साथ ही फ्लोर भी कह रही होती है तुम्हें पता ही होगा कि आजकल बाहर क्या चल रहा है, इसलिए अथॉरिटीज पब्लिक की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो ये सुनने के बाद डैरेन उन दोनों को अंदर आने देता है। फिर ऑर्सन आगे कह रहा होता है हमें रिसेंटली काफी वियर्ड कॉलें आ रही हैं और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी बात समझ पा रहे होगे। वैसे अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही है, क्या तुम कुछ कुक कर रहे थे? तो डैरेन कह रहा होता है मैं स्टर फ्राई बना रहा था। फिर फ्लोर कह रही होती है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तो डैरेन हाँ कहता है। इसके बाद फ्लोर डैरेन के इक्विपमेंट देखते हुए कह रही होती है अरे ये सब यहाँ क्यों रखे हैं? तो डैरेन कह रहा होता है मैं एक केमिस्ट हूँ और मुझे घर पर अपने प्रोजेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ ऑर्सन एक रूम देखते हुए कह रहा होता है अभी तक हमने वो रूम चेक नहीं किया है,
और इतना कहने के बाद वो दोनों उस रूम की तरफ जा रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर सैरा और लीला होते हैं। इसके बाद डैरेन मन ही मन कह रहा होता है अब हम छुप नहीं सकते हैं, और इतना कहने के बाद डैरेन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अंधेरा जैसा होने लगता है। तो ऑर्सन भी ये सब फील करने के बाद मन ही मन कह रहा होता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसी के साथ ऑर्सन को ऐसा दिखाई देता है कि आसपास वॉल में पूरा ब्लड फैल गया है और उसके पीछे से भी काफी सारा ब्लड आ रहा होता है। तो ये सब देखकर ऑर्सन काफी घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो इतना सोचने के बाद ऑर्सन फ्लोर से कह रहा होता है फ्लोर क्या तुम देख रही हो कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद ऑर्सन देखता है कि फ्लोर मर गई है और यहाँ तक कि उसकी डेड बॉडी भी सड़ गई है। तो ये देखकर ऑर्सन और ज्यादा घबरा जाता है। फिर ऑर्सन जैसे पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे काफी बड़ा क्रीचर आ गया है। तो ये देखकर ऑर्सन घबराते हुए कह रहा था अरे ये क्या आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डैरेन अपने पेन से ऑर्सन के सर में काफी जोर से मारता है। तो ये आवाज सुनकर लीला और सैरा दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और लीला बाहर आते हुए कह रही होती डैरेन क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ लीला देखती है कि डैरेन ने उन दोनों को मार दिया है और साथ ही डैरेन लीला से कह रहा होता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, सैरा से कहो कि वो अपना सामान पैक कर ले, ब्यूरो के लोग हमें पकड़ लें उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो लीला कह रही होती हाँ हम जल्दी निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों कार में जा रहे होते हैं। साथ ही लीला कह रही होती है और इनकी मेन फैसिलिटी मिलने के बाद अथॉरिटीज ने इस एरिया को लॉकडाउन कर दिया है, इसलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन नॉर्थ की ओर होगा जहाँ पर मेरा एग्जीक्यूटिव नील हमारी हेल्प कर सकता है। फिर सैरा कह रही होती है हम यहाँ फिर वापस नहीं आ पाएंगे ना। तो लीला कह रही होती है जब एक बार चीजें ठीक हो जाएंगी उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेल्सन हाई स्कूल दिखाया जाता है और सेफ हाउस में हम रेमी, ब्लैक और आइसेन को देखते हैं। और ब्लैक कह रहा होता है क्या कुयो को हमारे नए ठिकाने के बारे में पता है। तो रेमी कह रही होती है मैंने उसे लोकेशन बता दिया, लेकिन वो अभी भी ग्रेसन से मिलने से इनकार कर रहा है। फिर आइसेन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों के पास ईवी आ जाती है और कह रही होती है क्या तुम में से किसी ने रिसेंटली जॉन को देखा। साथ ही डायलन भी कह रहा होता है क्या वो कॉम्बैट क्लास स्किप कर रहा है और उसने तो हमारे टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दिया। तो ब्लैक कह रहा होता है हाँ मैंने भी उसे कुछ टाइम से अपने रूम से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। फिर रेमी भी कह रही होती ये तो काफी वियर्ड है, हम स्कूल के बाद उसे चेक करने के लिए चले जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज रूम दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉन अपने रूम में होता है। फिर उसे थोड़ी देर बाद डोर नॉक करने की आवाज आती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि डोर नॉक करने वाले वो तीनों होते हैं। और साथ ही रेमी कह रही होती है विजिलेंटी स्टफ काफी ज्यादा हेक्टिक है, हमें किसी और से मिलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इंस्पेक्टर के साथ फिर से किसी प्रॉब्लम में ना पड़ा हो। इसके बाद जॉन जैसी डोर ओपन करता है तो वो तीनों ही जॉन की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रेमी कह रही होती है जॉन क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो जॉन कह रहा होता है अथॉरिटीज ने मेरे डैड को मार डाला। तो ये सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही मन ही मन कह रहे होते हैं विलियम अनऑर्डिनरी का ऑथर है, इसलिए अथॉरिटीज ने उन्हें चुप करा दिया। इसके बाद रेमी जॉन से आगे कह रही होती है जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा, अगर तुम्हें इसके बारे में बात करनी है तो हम यहीं पर है। तो जॉन हाँ कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी जॉन के रूम के अंदर आ गए होते हैं और ब्लैक अनऑर्डिनरी देखते हुए कह रहा होता है क्या ये डायरेक्ट तुम्हारे डैड से आया है। फिर ब्लैक जैसी उसका एक पेज पलटता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही कह रहा होता है क्या अनऑर्डिनरी तुम्हारे लिखी गई थी। तो जॉन कह रहा होता है मेरे डैड के पास कोई एबिलिटी नहीं है, उन्हें पूरी लाइफ में बुरी तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए लिखना उनके मुकाबला करने का तरीका था। उन्होंने ऑर्डिनरी लिखी क्योंकि जब मैंने पहली बार अपनी पावर डिस्कवर करी थी तो मैंने ये शब्द सुना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और साथ ही मैं अपने आप को काफी सारी प्रॉब्लम्स में भी डाल रहा था। मेरे डैड ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस मेरी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। फिर रेमी कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं है, वो उन सभी लोगों के अंदर जिंदा है जो उनके वर्ड से इंस्पायर हैं, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि तुम्हारे डैड ने जो कहा उससे पूरा ब्यूरो अभी भी डरा हुआ है। तो जॉन कह रहा होता है ब्यूरो अब इससे बच नहीं पाएगा। इसके बाद आइसन कह रहा होता है अगर ब्यूरो अनऑर्डिनरी के सोर्स के पीछे चला गया तो मैं ये बेट लगा सकता हूँ
कि वो फिर से उस बुक को पूरी तरह से मिटाने की तैयारी कर रहे हैं और जैसे उन्होंने पहली बार किया था वो मीडिया के थ्रू लोगों को इसे पढ़ने से रोकेंगे। तो जॉन कह रहा होता है वो पहले ही मेरे डैड को मार चुके हैं, मैं उन्हें इतनी आसानी से अपना काम निपटाने नहीं दूंगा। फिर आइसिन कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ब्यूरो के अगेंस्ट क्या कर सकते हो। तो जॉन और रेमी दोनों एक साथ कहते हैं कि हम अनऑर्डिनरी को फैलाएंगे। फिर जॉन आगे कह रहा होता है यह डिफरेंट टाइटल के साथ या इसे स्प्लिट करके इस बुक को कंटिन्यू रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा। फिर रेमी कह रही होती है इंस्पेक्टर और एम्बर की वजह से लोग पहले से ही अथॉरिटीज पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो सभी आंसर ढूंढ रहे होंगे जैसे ये बुक बैन क्यों हुई और ये सडनली अब दोबारा कैसे आ गई। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है ये काम कर सकता है, जितना लोग अनऑर्डिनरी के बारे में जानेंगे उतने ही ज्यादा लोग विजिलेंटी बन जाएंगे। एम्बर हर किसी को तो ऑफ नहीं कर सकता है, फिर ब्यूरो को किसी न किसी पॉइंट में पब्लिक को सारी बातें एक्सप्लेन करनी ही होगी। तो ये सब सुनकर आइसिन मन ही मन कह रहा होता है इससे हमें ज्यादा टाइम भी मिल सकता है और जब ज्यादा विजिलेंटीज हो जाएंगे तो तब अथॉरिटीज के पास सिर्फ हम तीनों पर फोकस करने का टाइम नहीं होगा। तो इतना सोचने के बाद आइसन कह रहा होता है क्या होगा अगर हम बुक को कंडेंस कर दें। एक पूरी बुक काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए उसके बारे में पूरा जानने से पहले ब्यूरो उसे मिटा देगी। अगर हम बुक को इस तरह से प्रेजेंट करें जो इजी और सीधा पॉइंट में हो तो ज्यादा लोग इसे पढ़ लेंगे। तो ब्लैक कह रहा होता है हम इसे स्कूल के आसपास डिस्ट्रीब्यूट करने से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही रेमी कह रही होती हाँ फिर हम ऑनलाइन डिफरेंट एवेन्यूज के थ्रू इसे पोस्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जॉन कह रहा होता है मैं की पॉइंट पर हेल्प कर सकता हूँ, मैं उस बुक के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूँ। तो रेमी कह रही होती है तो चलो अब कल से काम शुरू करते हैं। साथ ही आइसन कह रहा होता है तो चलो ठीक है इस बकवास को वायरल करते हैं। तो ब्लैक कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा हेल्पफुल लग रहे हो, तुम्हें तो इस बुक से कोई लेना देना था ही नहीं। फिर आइसन कह रहा होता है खैर मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और अब मेरे पास एक एक्सक्यूज भी है इसे पढ़ने का। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद जॉन रेमी से कह रहा होता है रेमी सुनो। तो रेमी कह रही होती है क्या है। फिर जॉन कह रहा होता है कुछ टाइम पहले तुम्हारे ब्रदर के बारे में मैंने कुछ बातें कही थी जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा ब्रदर काफी अच्छा किंग रहा होगा, उसे ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है। तो रेमी जो मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो रेमी कह रही होती है जॉन मैं अप्रिशिएट करती हूँ, शायद हम अपने लव्ड वन को दोबारा नहीं देख पाएंगे लेकिन उन्होंने जो हमें सिखाया है हम उसे अभी भी आगे बढ़ा सकते हैं और उन्होंने जो शुरू किया है हम उसे पूरा कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद रेमी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है चलो साथ मिलकर ब्यूरो ने जो किया उसके लिए उसे रिग्रेट करवाते हैं। तो ये सुनकर जॉन रेमी से अपना हाथ मिला लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें हिलफोर्ड पार्क दिखाया जाता है और वहाँ पर हम जॉन को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर केडन भी आ जाता है और कह रहा होता है हे जॉन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे सडनली कॉल करोगे, क्या सब कुछ ठीक है। साथ ही जॉन को देखते हुए केडन मन ही मन कह रहा होता है उसके साथ क्या हुआ है, ऐसे लग रहा है कि वो काफी दिनों से सोया नहीं है। तो जॉन कह रहा होता है क्या तुम मुझे शहर तक ले जा सकते हो, मुझे उससे बात करनी है। तो केडन कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, लेकिन वो तीनों यहाँ से चले गए हैं। तो जॉन कह रहा होता है क्यों। फिर केडन कह रहा होता है अथॉरिटीज ने उन्हें ढूंढ लिया इसलिए उन्हें नॉर्थ की तरफ एक डिफरेंट इंस्पेक्टर टेरिटरी में जाना पड़ा, लेकिन तुम घबराओ मत, एक बार जब ये चीजें शांत हो जाएगी तो वो तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है फिर से बकवास अथॉरिटी। इसके बाद केडन आगे कह रहा होता है जॉन के काफी अर्जेंट है। तो जॉन कह रहा होता है नहीं मैं वेट कर लूंगा, उसके पास निपटने के लिए पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर केडन कह रहा होता है अच्छा वैसे हम उम्मीद से काफी पहले मिल रहे हैं तो मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। और इतना कहने बाद केडन वो सैंपल जॉन को देते हुए कह रहा होता है ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन क्योर है और अब तक ये काम कर रहा है, सैरा ने इसे यूज किया और ये अभी तक इफेक्टिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने रूम में वापस आ गया होता है और वो सैंपल देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या ये छोटी सी वाइल मुझे मेरी पूरी स्ट्रेंथ वापस दिला सकती है। और इतना सोचने के बाद जॉन को अपना पास्ट याद आता है और सैरा की कही हुई बात भी याद आती है। ऐसा हो सकता है कि तुमने अपने पास्ट में गलतियाँ की हो लेकिन तुम मॉन्स्टर नहीं हो। और इसी के साथ जॉन को अपने डैड की कही हुई बात याद आती है। जॉन तुम्हें क्या नहीं बनना है इसे याद दिलाने के लिए तुम अपने पास्ट को याद कर सकते हो, लेकिन ये बात भी तुम्हें याद रखनी होगी उन यादों में जो पर्सन है वो तुम नहीं हो जो तुम अभी हो। तो ये सब याद करने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है
वो सही है। अब छुपना काफी हो गया है। मेरे पास बैठकर नाराज होने का और टाइम नहीं है। ये अथॉरिटीज जिसने सारा को प्रॉब्लम्स में डाल दिया और साथ ही उन्होंने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, ये सब माफी के लायक नहीं है। अब अथॉरिटीज को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इतना सोचने के बाद जॉन वो सैंपल पी लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई होती है। साथ ही हम आइसेन के रूप में जॉन, ब्लाइक और रेमी को देखते हैं। फिर आइसेन टेबल पर अनऑर्डिनरी की बुक रखते हुए कह रहा होता है, तो चलो पार्टी के लिए कौन कौन तैयार है। साथ ही रेमी कह रही होती है, उम्मीद है कि सभी ने अपना होमवर्क किया होगा। तो आइसेन कह रहा होता है, श्योरली किया है, ये बुक इतनी बुरी नहीं थी, मैंने भी अपने आंसू बहाए हैं। इसके बाद जॉन कह रहा होता है, हालांकि हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। अनऑर्डिनरी इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन की स्टोरी है जो एक ट्रायल्स की सीरीज से गुजरता है, फिर एंड में उसे शेप देता है जो वो बनता है। इसलिए अगर हम गलत पार्ट को काट देंगे तो स्टोरी अपना काफी सारा इम्पैक्ट खो देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अनऑर्डिनरी की स्टोरी पर काम कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्हें काम करते हुए रात से सुबह हो गई होती है और फाइनली सुबह होते होते उनका काम पूरा हो गया होता है। और इसी के साथ हमें लैपटॉप स्क्रीन में अनटाइटल का एक स्कैनर दिखाया जाता है और साथ ही उसे दिखाते हुए आइसन बाकी उसे कह रहा होता है, देखो फाइनली ये पूरा हो गया है। खैर अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन क्लिप एंगर्स ग्रेट है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग इसे पढ़ना जारी रखना चाहेंगे। साथ ही ब्लैक कह रहा होता है, थैंक गॉड हार्ड पार्ट खत्म हो गया है। फिर रेमी कह रही होती है, बस अब हमें लैब में भागना होगा और इसकी कॉपीज बनानी होगी। खैर अब हम इसे जल्दी कंप्लीट करके स्कूल में हर जगह लटका सकते हैं। इसके बाद वो तीनों देखते हैं कि जॉन को सडनली कुछ होने लगता है। फिर ब्लैक जॉन के सर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, इसका हेड तो काफी ज्यादा गर्म है। तो रेमी कह रही थी, जॉन क्या हम तुम्हें इन्फॉर्मरी लेकर जाएं? फिर जॉन कह रहा होता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस सडनली चक्कर आ गया, तुम लोग स्कूल जाओ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो रेमी कह रही होती है, मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा आइडिया होगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। साथ ही आइसिन कह रहा होता है, फीवर में गवर्नमेंट से फाइट करना आसान नहीं होगा। तो आइसिन के इतना कहने के बाद ब्लैक जॉन को उठाते हुए कह रहा होता है, जॉन तुम फिक्र मत करो, हम बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तुम बस एक दिन के लिए छुट्टी ले लो। इतना कहने के बाद ब्लैक जॉन को बेड में लेटा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद ब्लैक वापस जॉन के पास आता है और कह रहा होता है, मैं यहाँ तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर ब्लैक कह रहा होता है, हाँ वैसे क्या तुमने कुछ खाया है? और इतना कहने के बाद ब्लैक जॉन को बर्गर दे देता है। तो जॉन कह रहा होता है, तुम्हारा थैंक यू, और वैसे बाकी दो कहाँ है? तो ब्लैक कह रहा होता है, वो दोनों अभी स्कूल के आसपास पोस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास अभी भी कवर करने के लिए काफी ज्यादा एरिया है, तो अब तुम रेस्ट करो, मैं उन्हें ज्वाइन करने जाता हूँ। वैसे ये लो, ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। तो इतना कहकर ब्लैक वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्कूल के नोटिस बोर्ड में अनटाइटल के स्कैनर लगे होते हैं और एक लड़की ये स्कैनर देखते हुए अपने फ्रेंड से कह रही होती है, क्या तुम सच में ये पढ़ने के बारे में सोच रहे हो? अगर इसे पढ़ने की वजह से हम मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा? तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि इसमें क्या है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक और लड़का कह रहा होता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये चीज स्कूल के आसपास घूम रही है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है, हाँ मैं ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ कि इसमें क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ आ गया होता है और सभी को देखकर मन ही मन कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। वो तीनों अच्छे जानते हैं कि बातों को कैसे फैलाना है। इसके बाद जॉन को जैक की आवाज सुनाई देती है और वो एक लड़के से कह रहा होता है, लाओ ये मुझे दो। आखिर ये सब बकवास क्या है? क्या ये अनटाइटल अनऑर्डिनरी का रीराइट वर्जन है? ये तो पूरी तरह इलीगल है। और इतना कहने के बाद जैक उस स्कैनर को फाड़ देता है। तो ये देखकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी जैक का फ्रेंड जॉन को देखते हुए कह रहा होता है, जैक जरा उधर देखो। फिर जैक जॉन को देखते हुए कह रहा होता है, तुम फिर से आ गए। जॉन आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे तुम फिर से ये मत कहना कि तुम इस बेकार सेफ हाउस को बचाने के लिए यहाँ आए हो। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, यहाँ से चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तो जैक के इतना कहते ही जॉन उसे काफी जोरदार पंच मारता है। तो ये देखकर जैक मन ही मन कह रहा होता है, आखिर उसने एबिलिटी कॉपी किए बिना मुझे इतना जोरदार पंच कैसे मारा? इसके बाद जॉन जैक से कह रहा होता है, अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि ये मैंने ही किया तो तुम क्या करोगे? तो जैक कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो?
आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे? अथॉरिटीज तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। वह जॉन कह रहा होता है ये तो अच्छा है, उन्हें आने दो, मैं उनमें से सभी को हरा दूंगा। इसके बाद हम आर्लो को हॉलवे में देखते हैं। साथ ही वो अनटाइटल के स्कैनर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ग्रेट, अब एक और मुसीबत आ गई। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक लड़का आर्लो के पास से काफी तेज से भाग कर जा रहा होता है। तो आर्लो उसे रोकते हुए कह रहा होता है अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? तो वो लड़का कह रहा होता है सॉरी आर्लो, लेकिन जॉन वहाँ पर जैक के साथ फाइट कर रहा है। इसके बाद हम दोबारा जॉन को देखते हैं और वह जैक से आगे कह रहा होता है तुम वापस उन कावर्ड्स के पास जाओ और उन्हें बताओ कि ये मैंने किया है। और इतना कहकर जॉन जैक को एक काफी जोरदार पंच मारता है। फिर कह रहा होता है ये विलियम और जैन के बेटे की तरफ से है। तो ये सब सुनकर जैक कह रहा होता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो भी वहाँ आ जाता है और जॉन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कह रहा होता है जॉन तुम अपने आप को प्रॉब्लम में डालने वाले हो, अरे अब काफी हो गया है, शांत हो जाओ। तो जॉन कह रहा होता है क्या मैं शांत हो जाऊं? और इतना कहने के बाद वो आर्लो का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने मेरी मॉम को 15 साल से एक लैब में फेंक दिया है और अब एक बुक की वजह से उन्होंने मेरे डैड को मार डाला। तो ये सुनकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है आखिर इसके साथ चल क्या रहा है? लास्ट कुछ टाइम से मैंने उसे इतने गुस्से में नहीं देखा। यहाँ पर हर कोई उसे देख रहा है, ये जानबूझकर यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं कर रहा होगा। इसके बाद आर्लो वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट से कह रहा होता है अरे तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? सो खत्म हो गया, अब सब अपनी क्लास में वापस जाओ। तो आर्लो के इतना कहते ही सभी लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। साथ ही जैक उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। और इतना सोचने के बाद वो भी वहाँ से भागते हुए चले जाता है। फिर आर्लो जॉन से कह रहा होता है जॉन आखिर तुम किस बात के लिए चिल्ला रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है अथॉरिटीज ने मेरे डैड को मार डाला। तो ये सुनकर आर्लो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जॉन आगे कह रहा होता है मेरे डैड अनऑर्डिनरी के ऑथर थे और लास्ट वीक इसके लिए अथॉरिटीज ने उन्हें मार डाला। और अथॉरिटीज की वजह से जब मैं 3 साल का था उसके बाद से मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि 15 साल पहले अथॉरिटीज उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी उनकी एबिलिटी को हार्वेस्टिंग करने के लिए। और यही रीजन है कि एम्बर एबिलिटी को रेप्लिकेट करने में एबल है और इसीलिए वो उन सभी विजिलेंटीज को मार रही है। तुम्हारे बकवास ब्यूरो ने मुझसे मेरे पेरेंट्स को छीन लिया। वैसे मुझे याद है कि हम दोनों के बीच में बहुत टाइम पहले बातचीत हुई थी कि हम किसी को देखते हैं और तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए वो रे है जिसकी तरफ तुम देखते हो। रेमी का ब्रदर विजिलेंटी एक्सटैटिक है, उसे एम्बर ने मार डाला। आखिर तुम अपने मास्टर के किलर के लिए काम कैसे कर पा रहे हो? यह तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अथॉरिटीज ने रे को मारने के लिए मेरी मॉम की एबिलिटी का यूज किया और अब वो उसकी एबिलिटी का यूज करने के लिए भी एबल हो गए हैं और अब वो लोग और भी लोगों को मारने के लिए उन दोनों की एबिलिटीज का यूज कर रहे हैं। क्या तुम इन सब का ही पार्ट बनना चाहते हो? क्या तुम इसी तरह की बकवास के लिए खड़े हो? खैर मैं ये मानता हूँ कि तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, सैरा के लिए और बाकी सभी के लिए भी, लेकिन अगर ये सब जानने के बाद भी तुम अभी भी उन बकवास लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना पसंद करोगे तो तब मुझे ठीक ठीक पता चल जाएगा कि तुम किस तरह के पर्सन हो। फिर मैं दोबारा तुम्हारे साथ वॉर करने के लिए हेजिटेट नहीं करूंगा। इतना कहकर जॉन वहाँ से चले जाता है। तो ये सब सुनकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है क्या बकवास है ये सब ब्यूरो ने किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें आर्लो का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और आर्लो अंदर आने के बाद सोफे में बैठकर मन ही मन कह रहा होता है मुझे उम्मीद है अगर मैंने काफी टाइम तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में काम किया तो तब मैं हर एक एजेंट को पकड़ सकता हूँ, फिर उन सभी को एक्सपोज करके रे को जस्टिस दिला सकता हूँ। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे हाथ ना लगे। एम्बर के सीक्रेट्स काफी अच्छी तरीके से रखे गए हैं क्योंकि ब्यूरो के अंदर हायर पोजीशन इसे प्रोटेक्ट कर रही है। पता नहीं मुझे ये सब पता लगाने के लिए कितनी गहराई तक जाना होगा। एम्बर विजिलेंटीज को बंद करने के रिसोर्स से भी ज्यादा कुछ है। ये किसी और सिनेस्टर चीज का फ्रेंड है। खैर इस पूरे टाइम में ये सोच रहा था कि अथॉरिटीज हर टीयर एक्सपेरिमेंट कर रही है। कुछ चुने गए लोगों के बीच उनकी एबिलिटीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें मारना, ऐसा कुछ होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और अब उन्होंने अगर सैरा को भी पकड़ लिया तो उसका क्या होगा? और साथ ही अब अगर रेन को प्रिजन से बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला तो उसका क्या होगा? या प्रिंसिपल वॉन या रे, ब्लाइक, आइसेन, इन सभी का क्या होगा? क्या वो उन सभी की एबिलिटी निकाल कर यूज करेंगे? तो आर्लो इतना सब सोच रहा होता है और तभी उसके फोन में
वर्क अलार्म बजने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ब्यूरो ऑफ अथॉरिटी की बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके अंदर हम देखते हैं कि कैस अपने डेस्क में बैठकर काम कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आर्लो भी पहुँच जाता है और कह रहा होता है, हाय कैस, क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया? तो कैस कह रही होती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। सो आर्लो, क्या चल रहा है? क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो आर्लो कह रहा होता है, हाँ मैं कुछ टाइम के लिए लीव लेना चाहता हूँ। फिर कैस कह रही होती है, हाँ जरूर, तुम्हें कब तक लीव चाहिए? तो आर्लो कह रहा होता है, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। फिर ये सुनकर कैस कह रही होती है, क्या हुआ आर्लो, कुछ हुआ है क्या? तो आर्लो कह रहा होता है, क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरे रूम में आ जाते हैं और कैस कह रही होती है, तो क्या हुआ? फिर आर्लो कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि तुम और रे कितने क्लोज थे। तो कैस कह रही होती है, रे मेरे लिए लिटिल ब्रदर जैसा था, उसे इतने स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में ग्रो होते हुए देखना, इससे ज्यादा प्राउड फीलिंग और कुछ नहीं थी। लेकिन ये काफी बुरा है कि उसे एम्बर ने मार दिया। वैसे हाँ रुको, आगे तुम सडनली ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो आर्लो कह रहा होता है, अगर तुम्हें पता चले ये एम्बर ब्यूरो द्वारा बनाई गई एक स्पेशल टास्क फोर्स है तो इसके लिए काम करने में तुम्हें कैसा लगेगा? फिर कैस कह रही होती है, आर्लो ये एक ऐसी चीज है जिस पर तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। तो आर्लो कह रहा होता है, ये मजाक नहीं है। फिर ये सुनकर कैस आर्लो को देखकर मनी मन कह रही होती है वो इस बात को लेकर काफी सीरियस लग रहा है। और इतना सोचने के बाद कैस आर्लो से कह रही होती है, आर्लो आखिर तुमने ये बकवास कहाँ से सुनी? अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हें ये टिप दी है। तो आर्लो कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बकवास है। फिर कैस कह रही होती है, क्या तुमने ये खुद देखा है? बताओ कहाँ है तुम्हारा प्रूफ? तो आर्लो कह रहा होता है, मेरे पास नहीं है। फिर कैस कह रही होती है, क्या रियल में आर्लो, क्या तुम्हारे पास छोटा सा एविडेंस भी नहीं है? लेकिन फिर भी तुम इस पर बिलीव करते हो। आर्लो आगे तुम्हें क्या हो गया है? तो आर्लो कह रहा होता है, ये सच तो है कि हाल फिलहाल में काफी कुछ चल रहा है और मुझे अपना माइंड क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर कैस कह रही होती है, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन केयरफुल रहना कि तुम्हें यहाँ कोई भी आसपास ऐसी बात करते हुए पकड़ ले। तो आर्लो कह रहा होता है, मैं ध्यान रखूंगा और थैंक यू कैस। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक भी ब्यूरो में होता है और जैक के बॉस जैक से कह रहे होते हैं, जैक क्या तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? अगर है तो जल्दी करो, मेरी एक मीटिंग है। और वैसे ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ? तो जैक कह रहा होता है, मुझे माफ करें सर, मेरे साथ जिसने ऐसा किया उसका नाम जॉन है। वो एक प्रॉब्लमेटिक और अनस्टेबल इंडिविजुअल है और कुछ टाइम पहले उसने पूरे स्कूल को पैनिक स्टेट में पहुंचा दिया था। फिर वो बॉस कह रहा होता है, मैंने वेल्स्टन के बारे में काफी स्टोरीज सुनी है। वैसे अगर वो इतना ही डेंजर है जितना तुम दावा कर रहे हो तो तुमने आखिर उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया? तो जैक कह रहा होता है, क्योंकि वो पूरे स्कूल में अनऑर्डिनरी की कॉपीज लगा रहा था। तो ये सुनकर वो बॉस काफी हैरान हो जाता है। फिर जैक आगे कह रहा होता है, वेल्स्टन में अब हर कोई इसे पढ़ रहा है और मैं खाली बैठकर ये सब देख नहीं सकता था। वो खुलेआम अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहा है। फिर वो बॉस कह रहा होता है, तुम्हारा वो इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल वो क्या कर रहा है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने काफी पहले उस लड़के को उसकी प्लेस दिखा दी होती। तो जैक कह रहा होता है, मुझे ये लगता है कि जॉन के पास भी इंस्पेक्टर की काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी। फिर वो बॉस कह रहा होता है, अच्छा जॉन के पास विजिलेंटी और इंस्पेक्टर दोनों की इंफॉर्मेशन है, आखिर किस बेस पर तुम ये कह रहे हो? तो जैक कह रहा होता है, मैंने एक कॉन्वर्सेशन सुनी जहाँ पर उसने ये खुद एडमिट किया वो सेरा और इंस्पेक्टर के काफी क्लोज है। तो इससे ये काफी क्लियरली समझ में आता है कि वो दोनों सेम ग्रुप में इन्वॉल्व हैं। फिर वो बॉस कह रहा होता है, इसे मैं अपनी मीटिंग में डिस्कस करूंगा। जैक तुमने काफी अच्छा काम किया है, अब तुम जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो और हाँ किसी हीलर के पास जाकर अपना फेस क्लियर कर लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जैक मन ही मन कह रहा होता है, जॉन अब तुम अपने किए की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक का बॉस बायरन के पास आया होता है। सो वेल्स्टन हाई स्कूल में एक और टेररिस्ट है। खैर इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, वो प्लेस क्रिमिनल्स का अड्डा है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वॉन पर पहले से ही हमारी नजर है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम वेल्स्टन में रूल ब्रेक करने वाले सभी पर्सन को पकड़ लेंगे और मुझे इस जॉन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। खैर तुम्हें मुझे और कुछ बताना है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, नहीं सर बस इतना ही। और इतना कहकर वो पर्सन वहाँ से चले जाता है। फिर बायरन मन ही मन कह रहा होता है, जबकि कैसेंड्रा अपने एफर्ट्स को वेल्स्टन और प्रिंसिपल के ऊपर फोकस कर रखा है, पर अभी भी वहाँ पर ऐसे लोग और हैं
जिन्होंने सीरियस क्राइम किया है और अब हमें इनसे निपटने की काफी ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ बायरन अपने कंप्यूटर में कुयो की डिटेल्स देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, तुमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेल्सन यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है और वहाँ पर हम कुयो के साथ एक लड़की को देखते हैं और वह लड़की कह रही होती है, आज लेक्चर के नोट तैयार करने में मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो कुयो कह रहा होता है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और इतना कहकर कुयो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुयो अपने रूम में आ गया होता है और लैपटॉप में एम्बर के एजेंट्स की फोटो देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, शायद ही इन पिक्चर्स को रियल एविडेंस के रूप में गिना जाएगा, लेकिन ये फुटेज जो मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड करी थी हम इसका यूज उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी क्लिप पूरे पब्लिक को कन्विंस करने के लिए काफी है, लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले हमें और एविडेंस की जरूरत है, साथ ही एक आउटलेट जिसे मॉनिटर नहीं किया जाए ताकि इन क्लिप्स को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। और इतना सोचते हुए कुयो को रे की कही भी बात याद आती है जहाँ पर वो लास्ट टाइम एम्बर से फाइट करते हुए कह रहा होता है, कुयो तुम अपना ख्याल रखना। और ये याद करने के बाद कुयो मन ही मन कह रहा होता है, गवर्नमेंट को एक्सपोज करना, जब तुमने मुझे ये वर्ड कहे थे तो पॉसिबली तुम्हारे माइंड में ये बात नहीं थी, वेग होना तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। तो कुयो इतना सब सोच रहा होता है और तभी उसे डोर नॉक करने की आवाज आती है। फिर जैसे ही कुयो डोर ओपन करता है तो वो अपने सामने ब्यूरो के ऑफिसर्स को देखता है और कह रहा होता है, हेलो आप लोग कौन है? तो बायरन कह रहा होता है, मिस्टर कुयो तुम ही हो ना? और इतना कहकर बायरन अपना बैज दिखाता है। तो ये बैज देखकर कुयो कह रहा होता है, ऑफिसर्स क्या हुआ है? तो बायरन कह रहा होता है, विजिलेंटी बनने की वजह से तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर कुयो कह रहा होता है, सर मुझे लगता है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो कुयो के इतना कहते ही पीछे से बायरन कह रहा होता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्योंकि कुयो तुम्हारे अगेंस्ट हमारे पास काफी सारे एविडेंस हैं। तो वहाँ पर बायरन को देखकर कुयो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, नहीं ये तो ब्रिम्स है। इसके बाद बायरन आगे कह रहा होता है, अगर तुम्हें हमारे असेसमेंट से कोई इशू है तब तुम्हारे लिए हमारे साथ आना अच्छा होगा, शायद तुम अभी भी अपना नाम क्लियर कर सकते हो। तो ये सब सुनकर कुयो मन ही मन कह रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे पर्सनली ग्रेस करेगा। ये लोग सच में चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं। अब अगर मैं उनके साथ चले जाता हूँ तो शायद ही मैं जिंदा वापस आ पाऊंगा। अरे नहीं, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तो कुयो इतना सब सोच रहा होता है और तभी बायरन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, क्या बात तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, जबकि तुम तो कह रहे थे कि तुम इनोसेंट हो। और इतना कहने के बाद वो अपनी एबिलिटी से कुयो के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर कुयो मन ही मन कह रहा होता है, क्या उसकी रियल एबिलिटी वाइन्स है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि बायरन अपने वाइन से कुयो के पैर पकड़ लेता है। तो ये सब देखकर कुयो मन ही मन कह रहा होता है, इससे पहले कि सिचुएशन हाथ से निकल जाए मुझे इन्हें काटना होगा। तो इतना सोचने के बाद कुयो उन वाइन्स को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो काट नहीं पाता है और मन ही मन कह रहा होता है, मेरी स्वॉर्ड इतनी फास्ट नहीं है कि इसे कट कर सके। इसके बाद अर्नोल्ड कुयो को पंच मारते हुए कह रहा होता है, ये एक ऑफिसर पर अटैक करने के लिए है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक लेडी ऑफिसर कुयो के ऊपर जंप करते हुए उसकी पीठ में एक काफी जोरदार किक मार दी है और कुयो चिल्लाते हुए फ्लोर पर गिर जाता है। फिर कह रहा होता है, ब्रिम्स तुम काफी ज्यादा घटिया हो। और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, अगर मैं अभी पकड़ा जाता हूँ तो हमारे सारे एफर्ट बर्बाद हो जाएंगे। उस लैपटॉप में हमारी लाइफ टाइम के सारे एविडेंस हैं, इसलिए मैं ब्रिम्स के हाथ में ये लगने नहीं दे सकता हूँ। मुझे कुछ भी करके इसे एक सेफ प्लेस पर लेकर जाना होगा। इसके बाद बायरन कह रहा होता है, तुमने हमारा विरोध किया है, इसलिए हमारे पास फोर्स यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और इतना कहने के बाद बायरन अपनी वाइन से कुयो को और ज्यादा टाइट से जकड़ रहा होता है। फिर कुयो ये देखकर मन ही मन कह रहा होता है, उसके रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि उसने अभी तक ये नोटिस नहीं किया है। और इतना कहने के बाद कुयो अपनी दोनों स्वॉर्ड को एक साथ रखता है, फिर दोनों को मर्ज कर देता है। फिर सडनली अर्नोल्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसका एक हाथ काट कर अलग कर देता है। तो ये देखकर बायरन और वो लेडी ऑफिसर दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद कुयो कह रहा होता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और इतना कहने के बाद उस लेडी ऑफिसर के ऊपर अटैक करते हुए उसे आधा कट कर देता है। साथ ही ब्रिम्स की वेंस को काटने के बाद अपने रूम में जाता है और लैपटॉप पकड़कर विंडो से जंप कर देता है।
तो ये देखकर बायरन कह रहा होता है, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, यहाँ वापस आओ। और इतना कहने के बाद वो दोबारा से कुयो के पैर अपने वाइन से पकड़ लेता है। तो ये देखकर कुयो मन ही मन कह रहा होता है, अरे फिर से नहीं। और इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से वाइन्स काटते हुए नीचे आ जाता है और जल्दी से वहाँ से भागते हुए चले जाता है। तो ये सब विंडो से बायरन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, हम तीनों को उसे पकड़ने के लिए काफी होना चाहिए था। वो अपने रिकॉर्ड से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर वो इतना पावरफुल कब हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ग्रेसन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रेसन जैसे ही अंदर जा रहा होता है तो वो अपना फोन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा वियर्ड है, मुझे एक अलर्ट मिला है लेकिन उन तीनों में से किसी ने नहीं कहा कि वो यहाँ आ रहे हैं। तो इतना सोचने के बाद ग्रेसन पिन एंटर करने के बाद अंदर चले जाता है और तभी सडनली कुयो उसे पकड़ लेता है। तो ये देखकर ग्रेसन काफी घबराते हुए कह रहा होता है, मुझे जाने दो फ्रेंडली फायर। तो ये सुनकर कुयो उसे छोड़ देता है और कह रहा होता है, अच्छा ये तुम हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा। फिर ग्रेसन कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो सेफ हाउस के अंदर बैठा होता है, साथ ही वो अनटाइटल पढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, कैश सच में एम्बर को अनकवर करने में काफी ज्यादा एडमेंट है, साथ ही वो ब्यूरो में एकमात्र पर्सन है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। वो इस बात को काफी अच्छी तरह से छुपाती है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ यही रीजन है कि वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है ताकि उसे एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिल सके और साथ ही वो एम्बर की इन्वेस्टिगेशन में अपना पूरा एफर्ट दे ही रही है। खैर मैं काफी ज्यादा वरीड हूँ कि मेरे वर्ड से वो इफेक्ट हुई होगी या नहीं। खैर हो सकता है कि मेरे पास कोई प्रूफ ना हो, लेकिन तो आर्लो इतना सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेमी आ जाती है और सभी से कह रही होती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आर्लो रेमी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन वो हो सकती है। इसके बाद आर्लो रेमी से कह रहा होता है, रेमी क्या तुम्हारे पास स्कूल के बाद कुछ टाइम है। तो रेमी कह रही होती है, हाँ जरूर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्कूल के बाद स्कूल के वेस्ट कोर्टयार्ड में होते हैं और रेमी आर्लो से कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास आज काम नहीं है। तो आर्लो कह रहा होता है, मैंने कुछ टाइम के लिए ऑफ लेने का डिसीजन लिया है। फिर रेमी कह रही होती है, लेकिन क्यों। तो आर्लो कह रहा होता है, रिसेंट में मैं ब्यूरो से इंस्पायर नहीं हूँ। फिर रेमी कह रही होती है, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। सारी हंसते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। इसके बाद आर्लो कह रहा होता है, वैसे भी मैं सोच रहा था क्या तुम्हारे पास ये प्रूव करने का कोई तरीका है कि एम्बर और अथॉरिटीज एक ही है। फिर रेमी कह रही होती है, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो आर्लो कह रहा होता है, इसे मैं अपने बॉस तक पहुंचाना चाहूंगा, शायद वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर रेमी कह रही होती है, तुम्हारी बॉस वही पर्सन ना जो प्रिंसिपल को फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम चाहते हो कि एनिमी को मैं हमारे कार्ड शो कर दूं। आर्लो आखिर तुम क्या करना चाहते हो, तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो या हमें चोट पहुंचाना। तो आर्लो कह रहा होता है, ये वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। कैश ने पास्ट में कई बार मुझे बचाने के लिए खुद सामने आई है। ब्यूरो के अंदर उसका मुझसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो सच ढूंढने की परवाह करती है। मुझे उसके कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। पिंकी इसके बारे में प्लीज एक बार जरूर सोचना। तो इतना कहकर आर्लो पिंकी को कैश का कार्ड दे देता है। फिर रेमी कह रही होती, आर्लो मुझे नहीं पता। तो रेमी के इतना कहते ही सडनली उसे कॉल आता है और वो कॉल पे बात करने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर आर्लो से कह रही होती है, आर्लो मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इतना कहकर रेमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ग्रेसन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेसन कुयो को देखकर मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो क्या कर रहा है। उसका ब्लड पूरे सोफे पर बह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रेमी ब्लैक और हाइसिन भी आ जाते हैं और रेमी कुयो को देखकर कह रही होती है, कुयो आगे तुम्हें क्या हुआ। दूसरी तरफ ग्रेसन रेमी को देखते हुए काफी खुश होकर मन ही मन कह रहा होता है, वाह रेमी यूनिफॉर्म में कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। इसके बाद कुयो कह रहा होता है, हाय पिंकी और उसके फ्रेंड्स। फिर रेमी कह रही होती है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। साथ ही ब्लैक कह रहा होता है, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो कुयो कह रहा होता है, ब्रिम्स ने मुझे ढूंढ लिया, उसके साथ 2 ऑफिसर्स और थे, उन लोगों ने मुझे स्पॉट पर ही मारने की कोशिश की। तो ये सब सुनकर ग्रेसन कह रहा होता है, आखिर ब्रिम्स कौन है और ऑफिसर से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर ये सुनकर वो तीनों मन ही मन कह रहे होते हैं, अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद आइसिन ग्रेसन से कह रहा होता है, ब्रिम्स एक एजेंट है। तो ये सुनकर ग्रेसन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम लोगों ने एम्बर का सामना किया और उसके बाद भी उनकी स्टोरी सुनाने के लिए जिंदा हो।
क्या तुम लोगों ने ये बात अथॉरिटीज को बताई? वो रियल में इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। फिर ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है, हाँ बस एक प्रॉब्लम है, एम्बर को अथॉरिटीज ने ही बनाया है। तो ग्रेसन कह रहा होता है, तुम मेरी टांग खींच रहे हो ना? मैं जानता हूँ कि ब्यूरो ने एम्बर के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि इसकी शुरुआत उन्हीं ने की है। इसके बाद कुयो अपने लैपटॉप में उसे फुटेज दिखाते हुए कह रहा होता है, शायद इसको देखकर तुम कन्विंस हो जाओ। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो सारी फुटेज देखने के बाद ग्रेसन घबराते हुए कह रहा होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? वो लोग ही एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो ही विजिलेंटीज को मार रहे हैं। आखिर ये क्या बकवास है? खैर वैसे हम उनके अगेंस्ट कर भी क्या सकते हैं? अगर एम्बर गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसे कोई भी छू नहीं सकता है। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है, हमने तुम्हें बताया था कि विजिलेंटी बनना पार्क में टहलने जैसा नहीं है। अब तुम देख रहे हो ना हम किससे डील कर रहे हैं। तो ग्रेसन कह रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बुरा ब्यूरो इसमें शामिल है। कोई तो होगा जो ब्यूरो में हमारी हेल्प कर सकता है। फिर रेमी कह रही होती है, शायद मुझे पता है, आर्लो ने अभी मुझे एक कनेक्शन दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आर्लो की एक बॉस है जिसका नाम कैसेंड्रा है और ये रहा उसका कार्ड। तो कुयो कैसेंड्रा का कार्ड देखते हुए कह रहा होता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं कैस को काफी अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी और रे की मेंटर रही है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसके बाद आइसन कह रहा होता है, एक मिनट रुको, हम में से बाकियों को कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है। अगर उसे हमारी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, या इससे भी बुरा क्या होगा अगर वो परवाह करने का दिखावा करे फिर हमें डबल क्रॉस कर दे। तो ब्लैक कह रहा होता है, क्या तुम कुछ भी करना नहीं चाहोगे? हमने जो किया है उसके लिए ब्यूरो हमें छोड़ने वाला नहीं है, वो हमें कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनके कुछ करने से पहले हमें कुछ करना होगा। फिर ये सब सुनकर ग्रेसन घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये तो रियल में ब्यूरो के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है, अगर ये कैस सच में हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए तो तब हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता होगा। फिर ये सब सुनने के बाद रेमी मन ही मन कह रही होती है, आर्लो और कुयो दोनों कैस के लिए वाउचिंग कर रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इतना सोचने के बाद रेमी कह रही होती है, मुझे लगता है कि हमें ट्राई करना चाहिए। अगर हम सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन भेजें तो इससे हमारे लिए ज्यादा रिस्क नहीं होगा। तो कुयो कह रहा होता है, अगर हम एविडेंस कंपाइल करने जा रहे हैं तो तुम में से किसी के पास कुछ ऐड करने के लिए है क्या? वीडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग, पिक्चर या और कुछ भी? तो ये सुनकर रेमी कह रही होती, आइचिन क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब हम पहली बार वल्कन से मिले थे? क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग है? तो आइचिन कह रहा होता है, हाँ मेरे पास है। फिर रेमी कह रही होती, वो हमारे काफी काम आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कैस की प्लेस दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने रूम में बैठकर न्यूज़पेपर देख रही होती है। फिर सडनली उसे डोर नॉक करने की आवाज आती है। फिर जैसी वो डोर ओपन करके देखती है तो ग्राउंड पर एक पार्सल रखा होता है। फिर कैस उस पार्सल को उठाकर अंदर लाते हुए मन ही मन कह रही होती है, आखिर इसके अंदर क्या होगा? इसके बाद कैस जब वो पार्सल ओपन करती है तो उसके अंदर एम्बर एजेंट्स की पिक्चर होती है, साथ ही वो सारी फुटेज भी। और इसके साथ हम देखते हैं कि कैस अपने कंप्यूटर में वो सारी फुटेज देख रही होती है। फिर वो सब फुटेज देखने के बाद अपना सर पकड़कर मन ही मन कह रही होती है, डैम इट, आखिर ये सब क्या है? मुझे लग रहा था कि एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट को छुपा रहा है, लेकिन इन एविडेंस को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है। इस फुटेज में वो पहली वाली लेडी वेल जैसी लग रही थी। वैसे ये वीडियो किसने ली होगी? ये जरूर एक्स-रे की लिटिल सिस्टर होगी और ये बाकी दो लड़के उसके वेस्टर्न के विजिलेंटी फ्रेंड्स होंगे। एक मिनट, ये प्लेस तो कुयो की है। तो अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम सभी मिलकर रे के मर्डर का जवाब ढूंढ रहे हो और लो तुम तो एक छोटे वीजल निकले, सो इसलिए तुम अपनी आंट के बजाय मेरे पास आए थे। पहले तुम इंस्पेक्टर के बारे में बिल्कुल सही थे और अब एम्बर के बारे में भी। पहले मैं तुमसे क्वेश्चनिंग करने वाली नहीं थी, लेकिन अब मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। आखिर तुम और क्या क्या जानते हो? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें आर्लो का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और आर्लो अपने बेड में अनटाइटल पढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या इसे सच में जॉन के डैड ने लिखा था? तो आर्लो इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी उसे डोर नॉक करने की आवाज आती है। फिर आर्लो जैसे डोर ओपन करता है तो वो कैस को देखता है। फिर कह रहा होता है, कैस आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कैस अंदर जाते हुए कह रही होती है, आर्लो तुम्हें काफी कुछ एक्सप्लेन करना होगा। और इतना कहने के बाद कैस अपने बैग से वो पार्सल निकालते हुए कह रही होती है,
ये तुमने ही किया है ना? तो आर्लो कह रहा होता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर कैस कह रही होती है मैंने तुमसे एम्बर का एविडेंस मांगा था, फिर उसी के नेक्स्ट डे ये मुझे मेरे डोर पर मिला। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये सुनकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है पिंकी ने तो काफी जल्दी कैस तक ये सब पहुंचा दिया। इसके बाद कैस आगे कह रही होती है आर्लो क्या तुम इसलिए वेल के बजाय मुझ पर भरोसा कर रहे हो? तो आर्लो कह रहा होता है एक सेकंड रुको, इससे वेल का क्या कनेक्शन है? फिर कैस कह रही होती है क्या तुमने ये एविडेंस नहीं देखे कि तुम्हारी आंट एम्बर की पार्ट है? तो ये सुनकर आर्लो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसे रेमी की कही हुई बात भी याद आती है कि उसने भी कहा था कि आंट एम्बर का पार्ट है। तो इतना सोचने के बाद आर्लो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे दिखाओ आखिर तुम किस एविडेंस की बात कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लैपटॉप में वो वीडियो देख रहे होते हैं और वीडियो में अपनी आंट को देखकर आर्लो काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर सडनली वहाँ से उठता है और सोफे में जाकर बैठ जाता है। फिर अपना सर पकड़कर कांपते हुए मन ही मन कह रहा होता है लेकिन इससे शायद ही कुछ प्रूव होता है ना? बस उन दोनों की वॉइस ही तो सेम है, उस लेडी का फेस तो कवर्ड है, इसलिए वो लेडी कोई भी हो सकती है। लेकिन ये और कौन हो सकता है? क्या ब्यूरो में कोई और भी है जो बिल्कुल वेल की तरह बात कर दी है? क्या वो कोई और है जिसे रेमी ने तुरंत एनिमी डिक्लेयर कर दिया? जरूर कोई और होगा जो इतना ज्यादा खून का प्यासा होगा एक क्रिमिनल स्टूडेंट से मिलते टाइम। क्या कोई और हो सकता है जिसके पास एब्लेटिक कन्वर्टर का क्लियरेंस एक्सेस होगा? जरूर ये कोई और है। आंट वेल आपने हमेशा मुझसे एक काइंड स्माइल के साथ बात की है, मुझे आप पर पूरा बिलीव था। तो ये सब सोचने के बाद आर्लो काफी ज्यादा कांप रहा होता है। फिर कैस आर्लो को ऐसा कांपते हुए देखकर मन ही मन कह रही होती है अरे यार कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि वो बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। और इतना सोचने के बाद कैस आर्लो के पास जाती है और कह रही होती है आर्लो मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास नहीं था कि तुम सच में नहीं जानते हो। तो आर्लो कह रहा होता है नहीं मुझे ये पता था लेकिन मैंने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज को बेस्ट बनाने के लिए काम किया है ताकि मैं वर्ल्ड के मोस्ट इलाइट ग्रुप का पार्ट बन सकूं। आखिर पूरी लाइफ टाइम मैंने इतना हार्ड वर्क क्यों किया है? क्या ये पता लगाने के लिए कि जो लोगों को मार रहे हैं वो मेरी आंट है? आखिर अब मैं उनके साथ काम कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे नहीं पता कि मैं उनकी आंख में दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। इसके बाद कैस कह रही होती आर्लो देखो मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट है लेकिन तुम एक काफी स्ट्रांग पर्सन हो, तुम्हें ये सब हैंडल करना ही होगा। फिर आर्लो कह रहा होता कैस आखिर तुम इतनी काम कैसे हो? तो कैस कह रही होती है जब तक मैं ब्यूरो में रही मैंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लिए काम किया है और मुझे ऐसे स्टफ से डील करने के लिए काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। तो आर्लो कह रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे भी टफ हो जाना चाहिए है ना? तो कैस कह रही होती है अरे आर्लो रुक जाओ, तुम पहले से काफी टफ हो। वैसे आर्लो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आखिर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? फिर आर्लो कह रहा होता है वेल्स्टन के सभी टॉप स्टूडेंट्स एक साथ काफी अच्छे से कनेक्टेड है, इसलिए इंस्पेक्टर की इन्फॉर्मेशन मुझे सैरा से मिली और एम्बर की इन्फॉर्मेशन मुझे रेमी आइसिन और ब्लैक से मिली। तो कैस कह रही होती है क्या कुछ और भी है जो मुझे जानना चाहिए? फिर आर्लो कह रहा होता है वो लेडी ब्यूरो ने उसकी एबिलिटी को दोबारा बनाने में लास्ट 15 ईयर स्पेंड किए हैं। वो अपने ऑरा में मैनिपुलेट करने और दूसरों की एबिलिटी कॉपी करने के लिए इसका यूज करने में एबल है। तो कैस कह रही होती है इस तरह सभी एम्बर के एजेंट उन फायर क्लॉज का यूज करने में एबल थे। फिर आर्लो कह रहा होता है हाँ लेकिन अब वो सिर्फ उस एक एबिलिटी तक ही लिमिटेड नहीं है, वो लाइटनिंग एबिलिटी का यूज भी कर सकते हैं। तो ये सुनकर कैस काफी ज्यादा हैरान हो जा रही है और साथ ही कह रही होती है क्या लाइटनिंग? कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है? फिर आर्लो कह रहा होता है तुम सही समझ रही हो, मैं रे की लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ। एम्बर वेजिलेंटीज को मारने के बाद उनकी एबिलिटीज ले रहा है। खैर अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब सुनकर कैस कांपने लगती है और कह रही होती है मुझे ये बताने के लिए थैंक यू आर्लो। वैसे आर्लो अब काफी लेट हो गई है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो अपने बेड में सो गया होता है और कैस अभी भी बाहर सोफे में बैठकर मन ही मन कह रही होती है वेल्सन के इन स्टूडेंट्स ने ऐसे सेंसिटिव सीक्रेट होल्ड करके रखे हैं, क्या यही रीजन है कि बायरन और वेल वन को इसलिए उसकी सीट से हटाना चाहते हैं? क्या वन अपने पर्सनल दुश्मनी के रीजन से ब्यूरो के अगेंस्ट दबाव बना रहा है या ऐसा सिर्फ इसलिए है कि वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है? मेरे पास अब इतने सारे क्वेश्चन है
लेकिन अब काफी देर हो गई है। मैंने आज सुबह ही बायरन को वो सारी चीजें सबमिट कर दी है जो मुझे वॉन के अगेंस्ट मिली थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेम एम्बर के हाथों में चला गया है। वैसे प्रिंसिपल को वहाँ से हटाने के बाद उन लोगों के पास वेल्स्टन के लिए क्या प्लान होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और आर्लो जैसी अपने रूम से उठकर बाहर आता है तो वो देखता है कि कैस बाहर सोफे पर ही सो गई है। तो कैस को देखकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है क्या कैस ये देखने के लिए रुकी थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस भी जाग गई होती है और कैस के जागते ही आर्लो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ला गया होता है और कह रहा होता है ये लो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर कैस कह रही थी आर्लो अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो आर्लो कह रहा होता है मैं काफी कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ लेकिन अब मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेल्स्टन प्राइवेट हाई स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है अरे क्या तुमने अभी तक अनटाइटल नहीं पढ़ा है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है मैंने अभी नहीं पढ़ा है लेकिन उसे मैंने अपने फोन में सेव किया है, मैं बाद में जरूर पढ़ूंगा। साथ ही एक और दूसरा लड़का कह रहा होता है मैंने कल रात अनटाइटल पढ़ा और ये काफी इम्प्रेसिव है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है मैं शायद आज से इसे शुरू करूंगा। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है और वहाँ पर हम प्रिंसिपल और कीन को देखते हैं और कीन कह रहा होता है सर स्कूल में अनटाइटल काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्या आप इस बारे में कोई प्लान बना रहे हैं। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है कीन तुम पहले स्टाफ मेंबर नहीं हो जिसने इस बारे में मुझसे पूछा है, वैसे तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने वो बुक पढ़ी है। फिर कीन कह रहा होता है नहीं सर मैंने वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। फिर प्रिंसिपल अपना फोन दिखाते हुए कह रहा होता है नहीं पढ़ी है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये सुनकर कीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ा गुस्से में कह रहा होता है सर आपको केयरफुल रहना चाहिए, अगर दूसरे लोग आपको कुछ ऐसा पढ़ते हुए देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, आप एजुकेशन की हाईएस्ट सीट पर हैं। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं हूँ, ब्यूरो की नजर मुझ पर पड़ गई है और अब ये क्लियर है कि मेरे पास वेल्स्टन में और ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपने फाइनल डेज का यूज एक्सीलेंट पीस लिटरेचर लाने में यूज कर रहा हूँ। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये वंडरफुल है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं हो कीन। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो अब इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं, तो तुम लोग जल्दी इसका टारगेट कंप्लीट कर देना और मैं भी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और हाँ जो इस चैनल पर नया है अगर उसको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।